ओके जी, गेटिंग बैक या रिस्टोरिंग बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड वाज, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो कंक्लूड किया था वो हमने किया था ऑर्गेनाइजेशन चेंज अप्रोच के ऊपर। आज हम जो एम्फेसाइज करेंगे, आज हम जो वर्किंग स्टार्ट करेंगे, आज हम जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे कोलैबोरेटिव अप्रोच से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच का या कोलैबोरेशन का मतलब क्या है। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि हर एक चीज दूसरे के साथ कोरिलेशन में या हर एक चीज दूसरे के साथ सपोर्ट में काम कर रही होती है। सपोर्ट में काम करने का मतलब ये एक ऐसी अप्रोच जिसमें आपके तमाम के तमाम जितने भी फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें आपकी तमाम के तमाम स्ट्रेटजीज के पोर्शन है, वो तमाम के तमाम पोर्शन एक दूसरे के साथ पैरेलल, साइमल्टेनियस, इक्वल, इन अ लाइन, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस परफॉर्म कर रहे हो। हम कोलैबोरेटिव अप्रोच की इनिशियली जो हम चीजें देखते हैं, अगर आप लोगों को आप ये चीज देख सको तो मैंने नीचे कोलैबोरेटिव अप्रोच में ये पूरा के पूरा इसका एक डिस्कशन जो है रिव्यू लिखा हुआ है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, कोलैबोरेटिव अप्रोच, द मैनेजर in charge of strategy calls in the rest of the management team to brainstorm strategy formulation and implementation. The role of the manager is that of a coordinator. Other members of the organization management team are encouraged to contribute their point of view in order to extract whatever group wisdom may be present. This approach overcomes two key limitations present in the very previous two approaches. First, by capturing information contributed by managers close to operation, it can increase the quality and timeliness of the information incorporated in the strategy. Also, it improves the chances of efficient implementation to the degree that participation enhances strategy commitment. ये तो खैर मैंने आपको पढ़ के सुनाया जिसमें लिखा हुआ है। अब हम इसको डिटेल में या हम इसको आसान लैंग्वेज में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, अभी हमने ये बात कही कि कोलैबोरेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि हमारे पास हर चीज कोलैबोरेशन में चलती है, हर चीज कोऑर्डिनेशन में चलती है। लाइक जिस तरीके से आपकी पूरी की पूरी एक क्लास है, आपकी क्लास में तमाम के तमाम बच्चे अगर किसी चीज पे अग्री हो जाए, किसी पॉइंट पे अग्री करें और अग्री करके उस पॉइंट को परस्यू करें, तो हम उसको ये कहेंगे कि आप लोग कोलैबोरेटिव अप्रोच से यूज करें। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपका एक सीआरओ जो कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है या बेसिक स्ट्रैटेजी को डेवलप करता है। इसी तरह कंपनी का जो सीआर है या किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी स्ट्रैटेजी का जो सीआर है वो उसका मैनेजर है। सबसे पहले क्या करता है, मैनेजर एक स्ट्रैटेजी डेवलप करता है। स्ट्रैटेजी के बाद वो स्ट्रैटेजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जितने भी कंसर्न लोग हैं, जितने भी रेलेवेंट लोग हैं, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उन तमाम के तमाम लोगों के साथ शेयर करता है। शेयर किस तरीके से करता है, डिस्कशन के तौर पर शेयर करता है। जिस तरीके से एक प्रपोजल लेकर आता है, इस यार को एक सजेशन देता है और फिर उसके बाद आप सब लोगों से उसके ऊपर फीडबैक स्ट्रैटेजी लेकर आता है और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर वो सबसे कंसेंट मांगता है या वो सबसे उसका फीडबैक मांगता है। तमाम के तमाम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लोग हैं या वंश जो तमाम के तमाम आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम उस स्ट्रैटेजी के ऊपर अपना फीडबैक या अपना रिस्पॉन्स या अपना जो भी उनका ओपिनियन है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैनेजर क्या करता है कि मैनेजर उस तमाम के तमाम फीडबैक्स को लेता है और लेकिन जिस फीडबैक की जहां जरूरत होती है, जिस फीडबैक के ऊपर फीडबैक को अपनी बनाई हुई पॉलिसी अपने सजेशन के अंदर जो इम्प्लीमेंट करके एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो बना के देता है, जिस पॉलिसी को हम कोलैबोरेटिव अप्रोच या कोलैबोरेटिव पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आई बी बैक।
जी। अच्छा, अब से ज़ैनब बेटा कोई सवाल पूछ रहे हो या वैसे ही हैंड रेज किया हुआ है आपने? अगर तो कोई सवाल पूछ लो तो सवाल पूछ लो, वरना मैं आपका हाथ। आवाज नहीं आ रही बेटा, आप आवाज, आप लोगों को आवाज आ रही है? जो कंफर्म कर दो मैसेज के ऊपर कि आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? बेटा बेटा मेरी तरफ से तो आवाज क्लियर है, मेरी तरफ से तो सारी सेटिंग भी क्लियर है। आप अपना वॉल्यूम चेक कर लो। जी मुझे बाकी सब लोग काम कर दो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही बट कट रही है बेटा, कनेक्टिविटी चेक कर लो फिर अपने एंड से, क्योंकि मेरे एंड से तो कनेक्टिविटी सही आ रही है। नहीं आ रही, अच्छा। एक मिनट रुको, मैं अपनी आवाज अपनी सेटिंग्स दोबारा से चेक कर लेता हूँ। हेलो बेटा, मेरे एंड से दोनों चीजें क्लियर है, मतलब ऑडिबिलिटी भी क्लियर आ रही है और वैसे भी क्लियर है, मेरे एंड से दोनों चीजें क्लियर है बेटा। अच्छा, हाँ, कट कट रही है आवाज। अच्छा, एक मिनट बेटा, लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके जी, अब मुझे बताओ, आवाज मेरी क्लियर है? अब मेरी आवाज कट रही है तो मुझे बताओ। आई हैव रिव्यूड माय ऑप्शंस अगेन, और मैंने दोबारा से ऑप्शन सारे के सारे जो है वो ओपन किए। अब बताओ मेरी आवाज क्लियर है या कट रही है अभी भी? जैनब, अच्छा, जी जी, हेलो। हाँ बेटा, आपका माइक ओपन है। ओके, अभी भी कट रही है? एक मिनट बेटा। ओके, मैं काम करता हूँ, मैं ये सेशन डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ और सेशन डिसकंटिन्यू करके मैं दोबारा वापस से कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग मुझे ज्वाइन कर लो और देखो कि अगर ये इशू फिर भी परसिस्ट करता है तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या इशू है। मैं सेशन डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। सारे के सारे लोग,
ओके जी, अब मुझे कंफर्म करो कि अब मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियर आ रही है? अब मेरी आवाज में किसी को इशू आ रहा है तो मुझे बताओ। ओके जब आप सर अब ठीक है जैनब। और बताओ बेटा, और सारे के सारे मुझे कंफर्म कर दो ताकि मुझे आवाज के लिहाज से एम्बिग्विटी ना होगी, किसी के पास से प्रॉब्लम आ रहा है। मारिया बेटा आपको आवाज ठीक आ रही है? इकरा, अच्छा अब ठीक है। रबाब बैठा है, ठीक है सर अब ठीक है। माहीन ठीक है। मारिया बेटा कर दिया, मुझे आप कंफर्म कर दो। अब ठीक है, सही है। ओके जी, जी क्लियर, ओके ठीक है बेटा। चलिए लेकिन बैक टू द टॉपिक, हम दोबारा से वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, दोबारा से वापस उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है वो कोलैबोरेटिव अप्रोच के बारे में हमने ये बात की थी। मैं दोबारा से एक दफा जनरल रिव्यू के तौर पे जो हम उसको डिस्कस कर रहे थे कि कोलैबोरेटिव अप्रोच में होता क्या है हमारे पास, कि हम तमाम के तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न होते हैं, हम उन तमाम के तमाम लोगों का फीडबैक, तमाम के तमाम लोगों का कंसेंट, तमाम के तमाम लोगों की हाँ, तमाम के तमाम लोगों का एग्रीमेंट साथ लेके चलते हैं। कोलैबोरेटिव अप्रोच के अंदर हमारे पास जो मैनेजर होता है, जो पॉलिसी बना रहा होता है, जो पॉलिसी क्रिएटर होता है राधा, वो जो है एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है। उस कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है कि वो सबसे पहले अपनी पॉलिसी को डेवलप करता है। पॉलिसी डेवलप करने के बाद वो पॉलिसी सबके सामने रख देता है। सबको ये चीज करना है कि अपने तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जो कि कंसर्न होते हैं, कहता है कि जी अब आप इस पॉलिसी के ऊपर, अब आप इस पर्टिकुलर जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके ऊपर अपना फीडबैक दें। तो जो फीडबैक देती जाते हैं लोग, और जिस फीडबैक के ऊपर सबसे ज्यादा अग्रीमेंट्स आते हैं लोगों के, वो फीडबैक मैनेजर अपनी पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेंटेड पॉलिसी डेवलप कर देता है। कॉम्प्रिहेंसिव कंसेंटेड पॉलिसी का मतलब ये है कि एक डिटेल और ऐसी पॉलिसी जिसके ऊपर मैक्सिमम लोगों का अग्रीमेंट मौजूद है, या मैक्सिमम लोगों की हाँ जिसके साथ मौजूद है। अब यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सवाल आता है, वो ये आता है कि हम मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों की हाँ मौजूद है, हम सब लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कोलैबोरेटिव अप्रोच में सब लोगों की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम तमाम के तमाम लोग किसी एक पॉइंट के ऊपर 100% या कंप्लीटली अग्री नहीं कर सकते। हम में से कुछ लोग पार्शियली अग्री करते हैं, कुछ लोग हम में से जो है वो फुली अग्री करते हैं, में से अग्री नहीं भी कर रहे होते। तो इसलिए हम सबको जब लेके कोलैबोरेटिव अप्रोच में करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों का अग्रीमेंट है। ये पॉलिसी, ये अप्रोच आपकी पिछली अप्रोचेस से थोड़ी सी ज्यादा एक्सेप्टेबल या थोड़ी सी ज्यादा अप्रोच है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप्रोच क्यों है? क्योंकि ये पिछली दोनों पॉलिसी, दोनों अप्रोचेस की जो ओवरकम या जो वीकनेसेस है उसको ओवरकम कर देती है। पहला किस तरीके से करती है? पहला इस तरीके से करती है कि तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ये तमाम के तमाम जितना भी कोऑपरेशन होता है, या तमाम के तमाम जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है जो कि बाकी ग्रुप्स की तरफ से आता है, वो न सिर्फ आपकी पॉलिसी या आपकी स्ट्रेटेजी या आपकी अप्रोच को क्वालिटी वाइज बेहतर बता देता है, बल्कि वो आपको टाइमली एफिशिएंसी के टाइम एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल साबित होता है। कैसे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के बारे में ऑपरेशंस के लोगों को पता होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के बारे में उसके बिजनेस के लोगों को पता होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर के बारे में एचआर के लोगों को पता होता है, ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग के बारे में मार्केटिंग के लोगों को पता होता है। तो चूंकि वो लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और आप उस स्ट्रेटेजी में उन्हीं लोगों का फीडबैक ले रहे होते हैं, तो न सिर्फ वो आपको एक एक्यूरेट फीडबैक देते हैं, कहते हैं फील्ड का फीडबैक देते हैं, बल्कि फील्ड का फीडबैक देने के साथ साथ वो आप लोगों को ये भी बताते हैं कि कौन सा ऐसा मेथड या कौन सा ऐसा काम है या कौन सा ऐसी अप्रोच है जिसके लिहाज से, जिसको यूज करके हम कम से कम टाइम में अपनी डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। सेकेंडली, यस, क्योंकि उनको भी पता होता है तो इसलिए क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन की जो एफिशिएंसी है या जो एफिशिएंसी रेशियो है इम्प्लीमेंटेशन का, वो बढ़ा देती है। कैसे एफिशिएंसी बढ़ा देती है? इस तरीके से कि चूंकि
तो ये लोगों का जो जो काम कर रहे होते हैं, उन तमाम के तमाम लोगों का कंसेंट, उन तमाम के तमाम लोगों का अग्रीमेंट, उन तमाम के तमाम लोगों की से, उन तमाम के तमाम लोगों के वर्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इजी या इट बिकम्स मोटिवेटिंग कि वो आपकी बात को माने या वो आपकी स्ट्रेटजी को माने, और न सिर्फ माने बल्कि उस स्ट्रेटजी को कंप्लीट या बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट भी करें, और इम्प्लीमेंट करके उसके डिजायर्ड रिजल्ट या जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं उसको अचीव किया जा सके। अब हम इस अप्रोच की जनरल उसके ऊपर लेके चलते हैं। हमने डिटेल में तो उसको देख दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अप्रोच है, मतलब मोस्टली जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है ये किस प्रोस्पेक्ट में हम बात कर रहे होते हैं, ये हम बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज के पर्सपेक्टिव में। मैनेजर इज अ कोऑर्डिनेटर, ये बात अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली कि मैनेजर के कोऑर्डिनेटर होने का क्या मतलब है। मैनेजमेंट टीम मेंबर्स प्रोवाइड इनपुट, यस, तमाम के तमाम जो आपके टीम मेंबर्स है, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स है, या वो तमाम के तमाम लोग जो कि पार्शियली या कंप्लीटली उन प्रोसेस या उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो अपना फीडबैक दे रहे होते। ग्रुप विजडम इज द गोल। ग्रुप विजडम का मतलब ये है कि आपके जो डिस्कशन है, चूंकि वो कोलैबोरेटिव होता है, डिस्कशन में सब लोग मौजूद होते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, तो ये बेसिकली विजडम आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी नॉलेज और आपके इसको हम कहते हैं कितना दूर तक आप देख सकते हो, उस चीज को जो है आपकी फहम फरासत जिसे हम कहते हैं, उसको जो है उसके लिहाज से या उसकी बेसिकली ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, कोलैबोरेटिव अप्रोच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अगेन एडवांटेजेस जो अभी हमने बात की कि जी क्वालिटी और टाइम जो है, टाइम कम कर देती है, क्वालिटी बढ़ा देती है। दूसरी बात ये जो इम्प्लीमेंटेशन का जो इफेक्टिवनेस रेशो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। लिमिटेशन इसकी क्या होती है, कंट्रीब्यूटिंग मैनेजर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑफ व्यूज एंड गोल्स। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, जो भी बात हम ये जो भी पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, बहुत मेजर मसला जब हम उसको डिस्कशन में लेकर आते हैं वो ये होता है, वो अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है। अंडरस्टैंडिंग का मसला क्या होता है, मैं विजन और गोल को किसी और नजरिए से देख रहा हूँ, किसी और डायमेंशन से देख रहा हूँ, आप उसको किसी और डायमेंशन से समझ रहे हो। मिसाल के तौर पे मेरे लिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन में या मेरी पॉलिसी, मेरी स्ट्रेटेजी का विजन ये है कि मैं कम से कम टाइम पीरियड में प्रोडक्ट प्रिपेयर कर दूं। आपने उस चीज को जो अंडरस्टैंड किया, वैसा अंडरस्टैंड किया कि जी अच्छी क्वालिटी की चीज प्रिपेयर कर दें। अब जब चूंकि विजन का, गोल का और पॉइंट ऑफ व्यूज का जब डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें हमारे पास तमाम के तमाम जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग। तो इस पॉलिसी की जो एक लिमिटेशन है, जो एक मेजर इशू है, मेजर कंसर्न है, वो ये है कि हमारे पास लोगों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, लोगों के मुख्तलिफ होते हैं गोल्स के लिहाज से। अच्छा, ये तो खैर मैंने थोड़ा मुश्किल बताया। अगर हम इसको देखें तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कुछ लोग स्ट्रेटेजी को सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि जी ये नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक बड़ा मेजर वो है कि जी ये नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, सही है, नहीं हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये चीज तो बिल्कुल हो सकती है। तो इस तरह के जो सिचुएशन या इस तरह के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग का इशू होता है, जो वो हमारे पास इस पर्टिकुलर अप्रोच का सबसे बड़ा, सबसे मेजर या सबसे सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक है। दूसरा, मैनेजमेंट रिटेन कंट्रोल ओवर द प्रोसेस। ये एक और मसला है कि आपके जो मैनेजर्स होते हैं, आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो एक ये भी करते हैं कि जी चूंकि मैनेजर जो है वो इन्वॉल्व है आपके प्रोसेस के बनाने में, या बनाने में भी नहीं कहूंगा, चूंकि मैनेजर्स इन्वॉल्व है आपके प्रोसेस के अंदर फीडबैक देने में, या आपने उनसे उनका ओपिनियन लिया हुआ है। तो एट टाइम्स क्या होता है कि मैनेजमेंट वाले या आपके ऑपरेशंस वाले या आपके बिजनेस वाले या आपके वो स्टेक होल्डर जिन स्टेक होल्डर ने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना होता है, वो मर्जी से चलना शुरू करते हैं। वो पॉलिसी को अपने लिहाज से लेके चलना शुरू कर दिया, पॉलिसी को अपनी वर्किंग, अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, अपनी डेफिनेशन के लिहाज से चलाना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट, वो पॉलिसी का कंट्रोल ले लेते हैं। ये हमारे पास दो बड़ी मेजर या बड़ी सिग्निफिकेंट हमारे पास जो है वो लिमिटेशंस है, जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कोलैबोरेटिव अप्रोच। इसके बाद हम अगली अप्रोच को देखते हैं, और वो हमारे पास है कल्चरल अप्रोच। अब सबसे पहले तो कल्चर को समझ लें कि कल्चर क्या चीज है। कल्चर का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सोसाइटी के तमाम वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज, वो ट्रेडिशंस, वो एक्शंस हैं जिनको हमारी सोसाइटी ने कहीं किसी जगह पे लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन
और ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे हम अगर कल्चर के लिहाज से बात करें, आप लोगों का एक बड़ा फेमस और आपकी यूनिवर्सिटी में एक कल्चर जो है वो है, और जो कि बहुत अच्छा कल्चर है कि आप कल्चरल डेज मनाते हो, ठीक है। अब जब आप कल्चरल डेज मनाते हो तो आपके जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो उस चीज को एज इट इज फॉलो कर रहे होते हैं, वो उस चीज को एज इट इज जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके एक कल्चर का पार्ट है, ठीक है। अब वो एक कल्चर का पार्ट है, एक नॉर्म का पार्ट है, तो इसीलिए आप उसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हो। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका कल्चर ये होता है कि जी आप घर से काम कर सकते हो, यानी आपको जरूरी नहीं, जरूरत नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो या पंक्चुअली जो है आप ऑफिस आए। वो काम से रिलेटेड होते हैं, वो काम को मैटर कर रहे होते हैं, उनके लिए काम इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सिर्फ उनको काम दे देते हैं और फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग आप घर से काम करें, कहीं से भी काम करें, उनके लिए मसला नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं, जो अपना ये ओपिनियन रखते हैं कि नहीं जी ऑर्गेनाइजेशन में आना लाजमी है या ऑर्गेनाइजेशन में सीट के ऊपर मौजूद होना लाजमी है, तो वो एक अलग कल्चर होते हैं सारे के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास जब हम सिनेरियोस की बात करते हैं या जब हम इश्यूज की बात करते हैं, जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं, तो वी अंडरस्टैंड आवर कल्चर फर्स्ट। सबसे पहले हमें तो कल्चर अंडरस्टैंड करना जरूरी हो रहा होता है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कल्चरल अप्रोच के अंदर है क्या, कल्चरल अप्रोच को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। Okay. This approach enlarges the collaborative approach by including lower level of company. It partially breaks down the barriers between management and workers, since each member of the organization can be involved to some degree in both formulation and implementation of the strategy. It seems to work best in organizations that have sufficient resources to absorb the cost of building and maintaining a supportive value system. Often these are high growth firms in technology industries. इन शॉर्ट इनका मतलब ये है, या इन शॉर्ट कल्चरल अप्रोच के अंदर ये बात कहते हैं, आप बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या हम बल्कि हर की भी नहीं बात करते, हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लेते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम कल्चरल स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कौन सा कल्चर है जो ऊपर से नीचे तक एब्जॉर्ब हुआ, या वो किस तरह का कल्चर है, किस तरह के नॉर्म्स है, कौन से ऐसे ट्रेडिशन है जो कि सबके अंदर इन्वॉल्व है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे और ये देखेंगे कि मैनेजमेंट की क्या फिलोसफी है, मैनेजमेंट का क्या कल्चर है, और हम उसको एक्सेप्ट करके फॉर्मुलेट कर लेंगे। नहीं, हम ये करते हैं कि हम सारे की सारी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स को उठाते हैं, और तमाम के तमाम मेंबर्स को उठा के उनकी जो है वो पॉलिसी, सॉरी उनकी तमाम के तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हम बात करते हैं, ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक हम तमाम के तमाम लोगों को उठाते हैं, तमाम के तमाम लोगों को लेते हैं और लेके उनके कल्चर को स्टडी करते हैं या उनके कल्चर को देखना स्टार्ट करते हैं। जब हम कल्चर को देखना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है कि टॉप मैनेजमेंट और बॉटम मैनेजमेंट का या वर्कर का और बॉसेस का दरमियान जो बैरियर होता है वो टूट जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम उसके लिहाज से दूसरी चीज को देखें तो वो ये होता है कि हमारे पास जब हम कल्चरल स्टडी पर जाते हैं तो हमारे पास एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है मार्केट में हमारे सामने, वही आती है कि दोनों वर्कर और हमारा जो मैनेजमेंट है, यानी जो हमारी मैनेजमेंट है, वो दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पॉलिसी आपने बनाई है या जो भी पॉलिसी आप क्रिएट करने जा रहे हैं, उस पॉलिसी की न सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बल्कि उस पॉलिसी की
पॉलिसी की ना सिर्फ उसमें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से हम बात कर रहे होते हैं, बल्कि हम साथ में ये भी देख रहे होते हैं कि जो हमारा वर्कर लेवल है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है उस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर किसी न किसी तरीके से। तो एक तो ये है कि कल्चरल अप्रोच के अंदर हमारा ये वाला बैरियर, ये वाला जो एलिमेंट होता है जिसको हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये, इस मेथोडोलॉजी के बारे में ये कहा जाता है ये मेथोडोलॉजी हमारे पास जो है वो सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी है व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशंस जिस ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट रिसोर्सेज मौजूद हैं कॉस्ट को अब्सॉर्ब करने के। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इस तरह के सिनेरियोज की बात कर रहे होते हैं तो इन सिनेरियोज के अंदर कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। लाइक आप ऊपर से नीचे तक सब लोगों के बारे में जो है वो एक मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। ओके, जो हमारे पास इस पॉलिसी के अंदर हम मजीद करते हैं वो ये है कि ये पॉलिसी जो है वो हमारे पास एक चूंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि बहुत डिटेल पॉलिसी है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही होती है। बिल्कुल सही बात है कि कॉस्टिंग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। साथ साथ इसके अलावा जो इसके अंदर एक इशू जो है वो ये होता है कि हमारे पास ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स होती हैं या जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो फर्म्स होती हैं उन तमाम की तमाम इंडस्ट्री के लिए, उन तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इट्स बेनिफिशियल। ठीक है, अब आके इसको जो है वो हम डिटेल में इसके पॉइंटर्स देख लेते हैं कि इसके हमने क्या क्या पॉइंटर्स जो है वो डिस्कस किए हुए। पहली बात ये लोअर लेवल ऑफ कंपनी इंक्लूड कर लेती है जो हमने पहली बात की। दूसरी बात हमने ये की कि बैरियर जो है वो ब्रेकआउट कर देते हैं। तीसरी बात ये एवरीवन का मतलब यहाँ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर पार्ट, हर एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो उसको फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी को जो है वो यूज कर सकता है। फिर उसके बाद वर्क्स बेस्ट इन हाई रिसोर्स फर्म्स, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग मौजूद हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्यादा बेहतर रोल प्ले करती है। ठीक है, हम इसको यहीं तक रखेंगे इस सेशन के लिए। आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ और इसके बाद आप लोग जो मतलब सेशन जब मैं क्लोज करूँ या सेशन जब खत्म हो तो आप इसके बाद दोबारा सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग मुझे कंफर्म कर देना आप लोगों के नाम आ रहे हैं, मैं लिखता चला जा रहा हूँ। अब हमीद आ गया, अलमास सत्तार आ गया, आसिया मोहम्मद आ गई। और प्लीज अपने नामों से लॉगिन हुआ करो और इसके अलावा किसी से लॉगिन नहीं हुआ करो, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है आप लोगों को आइडेंटिफाई करना। बीबी निदा आ गई, फरीहा आ गई, इमरान एम इलियास साहब आ गए, इकरा ताहिर आ गई, काशिफ अब्दुल गनी आ गए, काशिफ अब्दुल गनी आ गए। काशिफ अब्दुल गनी के बाद माहीन आ गई, माहीन के बाद मुस्कान आ गई। ठीक है, मुस्कान के बाद अलबशा आ गई, अलबशा के बाद रुबाब आ गई, रुबाब के बाद ज़ैनब ज़ीशान बिन जब्बार, ज़ैनब ज़ीशान एंड जब्बार। ओके, कोई रह गया है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे ताकि जैसे ही सेशन क्लोज हो और मैं दूसरा सेशन ओपन करूँ तो फिर उसके अंदर उसके अटेंडेंस में बात कर दूँ। सर मारिया ऑनलाइन है, उसकी मीटिंग ऐड नहीं हो रही। मारिया की मीटिंग ऐड नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? मारिया मेरे पास बेटा आ ही नहीं रही है। मारिया को बोलो वो मेरे पास आ जाए बिकॉज मेरे पास उसका इन्विटेशन नहीं आ रहा है। चलो मैं फिर भी उसके अटेंडेंस को मार्क कर दूँ। ओके, मारिया की भी अटेंडेंस मार्क करिए। ओके, आप मारिया को भी बता दो और अब बाकी तमाम के तमाम लोग, मैं सेशन क्लोज करके दोबारा से सेशन ओपन कर रहा हूँ, आप लोग सेशन को वापस से ज्वाइन कर लो तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें। ठीक है बेटा, ओके।